हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ शहर की शख्सियत श्री नंद सिंह जी पंवार साहब हैं। नंद सिंह जी पंवार साहब शिक्षक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, व चित्रकार भी हैं। तीनों विधा इनके पास है। इन्होंने चित्रकारिता में भी कई शैलियाँ बनाई हैं और साथ ही साहित्य के बीज भी इनके अंदर छिपे हुए हैं। आइए बात करते हैं चित्रकार नंद सिंह जी पंवार साहब से। पंवार साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार आपका। पंवार साहब जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं जी कि आप कहाँ से, शिक्षा आपकी कहाँ हुई जी और किन किन क्षेत्रों में काम करते हुए आप इस मुकाम तक पहुँचे। जी, मेरा मूल गांव मंडाना है, जो यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर है। मेरी बचपन की पढ़ाई 10वीं तक वहीं हुई। मैं एक गरीब परिवार से रहा हूँ। 10वीं तक मैंने किस तरह पढ़ाई की है कि चिमनी हुआ करती थी, लाइट तो थी नहीं हमारे, क्योंकि इतना गरीब परिवार था। और फिर उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी कोटा आया। लेकिन इसके पहले क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक महाशक्ति सुखधाम आश्रम है, उसमें हरिओमानंद जी सरस्वती महाराज रहा करते हैं। तो वहाँ मेरा आना जाना था। उनके पास गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा नंद जी, क्या नाम से तेरे में चित्र बनाने की वो हमें नज़र आती है। तो उन्होंने मुझे, यहाँ उनके शिष्य रहा करते हैं नयापुरा में, साधना स्क्रीन आर्ट मार्शल राधाकृष्ण जी, उनके यहाँ मेरे को रखा और उन्होंने मेरे को चित्रकारिता की तालीम 4-5 साल तक दी। मैं अच्छा फाइन आर्टिस्ट बन गया, ब्लॉग डिज़ाइनर, स्क्रीन प्रिंटिंग और अच्छी, मतलब क्या नाम से, इसमें बाहर तक भी मैं कार्य करने लग गया। और यही नहीं, इसी में हमारे एकता, जो क्या नाम से, एकता कर्मी संघ जो है, रंगकर्मी संघ, रास जिसे बोलते हैं, उसके तत्वावधान में पृथ्वीराज ड्रामेटिक सोसाइटी कोटा है। तो वो 23 साल से अनवरत में बच्चों को निःशुल्क 20 दिवसीय कला प्रशिक्षण आर्ट गैलरी में देता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन कोरोना काल से ही वो बंद कर दिया है। और जिसके हमारे संरक्षक हुआ करते थे जनवादी कवि साहब ब्रजेंद्र जी कौशिक साहब, अच्छा कार्यक्रम था। देखो साहब, मैं वापस मेरी ग्रामीण जीवन में जाना चाहूँगा कि मैंने मेरी ज़िंदगी में पत्थर फोड़ के, गाड़ी हाँक के, कुएं खोदना, बैलगाड़ी चलाना, इस तरह से मैंने जीवन व्यतीत किया है। और मैं कैसे जीवन यापन किया जाता है गरीबी में, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। और इसके बाद धीरे धीरे मेरा जब कलाकर्मी यौवन पर था, अचानक मेरी आंखें साफ खराब होगी। मेरे धर्म पत्नी मेरे को उंगलियां पकड़ के और बाहर तक भी, यहाँ तक कि अहमदाबाद, अलीगढ़, जयपुर, उंगलियां पकड़े ले जाती थी। मेरे को दिखना बंद हो गया था। उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा। मेरे इलाज करवाया, ज़मीन जायदाद जो भी थी, मेरे जो कमाई थी मैंने पेंटिंग से, वो सब बेचनी पड़ी। और रहा ये कि अब मेरे को इतनी सी ये हो गया कि मैं अपना कार्य कर सकता हूँ। और इसका फ़ायदा फिर मेरे को, जो पढ़ाई की थी मैंने, BA भी प्राइवेट की, MA भी प्राइवेट की। मैं दिन भर तो मेहनत करता था और शाम को मतलब लालटेन के उसमें पढ़ा करता था। तो इस तरह से करते करते मैं क्या नाम से टीचर बन गया। और इसके बाद जब मेरा कोटा से प्रमोशन हुआ तो मैं मंडावरा चला गया। कहने का मतलब यह है कि मेरा गरीबी में जीवन यापन हुआ है। ये नंद सिंह जी, आपने जो चित्रकारी की जी, तो उसमें अच्छी शैली के आपने चित्र बनाए जी। और उस समय जब आप चित्र बनाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? सर, ऐसा है कि चित्र
बनाना एक, इसमें क्या है, गॉड गिफ्ट भी हुआ करती है, और मन के अंदर जो कल्पनाएं होती हैं उन कल्पनाओं को साधना और उनको साध करके और एक तुलिका से उसको मतलब चित्रित करना, ये मतलब क्या नाम से यही कला होती है। और कला एक बहुत बड़ी तपस्या है साहब। नंद सिंह जी, इसके आप शिक्षक भी रहे जी। इतनी व्यस्तता के बाद भी आपने साहित्य की तरफ रुख किया जी। तो ये आपने किसकी प्रेरणा से जी आप इसमें आए? जी, मैं जब मेरा प्रमोशन हो के मैं कोटा से सीनियर स्कूल मंडावरा गया जी। तो वहाँ पर पहले से ही CL सांगला साहब उसमें वरिष्ठ अध्यापक थे, मैं भी वरिष्ठ अध्यापक पे गया था वहाँ। तो हमारी दोनों की मुलाकात हुई वहाँ, और उन्होंने कभी नाम सुना होगा मेरा, तो उन्होंने कहा यार नंद सिंह जी आप आर्टिस्ट हो यार। तो उन्होंने मेरी पेंटिंग्स वगैरह देखी, और एक दो शिष्य मेरे सुल्तानपुर भी थे तो उनसे भी सुना था। तो उन्होंने कहा कि यार नंद सिंह जी आप में तो क्या नाम से अच्छे आर्टिस्ट हो आप, और कल्पनाएं भरी हुई है, तो आप क्यों ना इन कल्पनाओं को चित्रों में उकेरना शुरू करो। मैंने कहा भी मैं शब्दों में, मैंने कहा ये शब्द मेरे बस के बाहर है, मैं तो चित्रकार हूँ। लेकिन नहीं कि आप जैसा भी हो आप उन कल्पनाओं को शब्दों में लिखना शुरू कर दो। मैंने कोशिश करके उनको बताने लग गया। उन्होंने धीरे धीरे सुधार करते 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 और उन्होंने आज इस मुकाम पर, कुल मिला के प्रेरणा उनकी रही। और यूँ कहूँ तो इसके पीछे जब पहली मेरी कविता हुआ करती थी, इसके पहले एक ऐसी घटना घटी सर कि उस स्कूल में एक चंपी नाम की बहुत अच्छी सुंदर कुतिया आती थी। ये मेरी मतलब एक घटना कहूँगा इसको, हृदय परिवर्तन की। वो आती थी और मैं उसके लिए 2 पराठे ले जाता था कोटा, डेली डालता था। लेकिन हुआ क्या कि मेरे चुनाव में 20-25 दिन के लिए वहाँ से कोटा ड्यूटी लग गई। अब मैं नहीं गया, और इसके बीच में पता नहीं वो उसकी तबीयत कैसी हुई और वो क्या हुई, और वो आकर देख के स्कूल में मेरे को चली जाती थी रूम में। जब मैं 25 दिन बाद, 1 महीने के आसपास जब मैं गया, तो मैंने बच्चों से कहा, मैं पढ़ा रहा था 12वीं क्लास, तो उन्होंने बच्चों से कहा, मैंने कहा बेटा वो चंपी के कहाँ है अपनी? उन्होंने कहा सर वो तो आपको देख के आते चली जाती है। मैंने कहा बुला के लाओ, ये पराठे लाया हूँ मैं जो उसको लेके आए। सर आप यकीन नहीं करोगे, उसके शरीर पर से खून बह रहा था, उसके इतने बड़े बड़े बाल तो सब खिर गए थे, जिसे हम हमारी देसी भाषा में खाज कहते हैं। इस तरह की उसमें खून चो रहा था बॉडी। मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने सोप्रामाइसिन, डिटोल वगैरह ये पट्टियाँ वगैरह ले गया मैं कोटा से, उसके रोज़ाना वो करने लग गया। फिर मैं वो जब थोड़ा सा ठीक होगी, फिर वापस चुनाव में 5 दिन के लिए ड्यूटी लगी, मैं फिर कोटा आया। फिर जब गया, फिर मैंने कहा बेटा वो कहाँ गई अपनी चंपी? तो कहा सर हम लाते बुला के। वो लाए, मैंने उसको 2 पराठे डाले, उसने पूंछ हिलाई और वो दोनों पराठों को लेकर बाहर चली गई। मैंने कहा बेटा ये तंगे खाती हुई जा रही है, उसको देख के आओ कहाँ जा रही है ये। तो देखा तो वो बच्चे जब उसके पीछे पीछे गए तो उसके 4 पिल्ले थे झाड़ियों में। वहाँ जाकर के 2 पराठे रखा और उसने अपनी जान दे दी वहीं, मतलब आंखें खुली रहेगी, वहीं जाके मर गई वो बच्चे आए, उनसे कहा कि सर वो तो चंपी तो मर गई वहाँ। मैंने कहा मैं देखने गया तो उसकी आँखें फटी हुई थी, बच्चों में 2 पराठे पड़े हुए थे, 4 पिल्ले थे। वहीं से मैंने एक कविता लिखी फर्स्ट, और उससे मैं प्रेरित हुआ। वो यूँ कहना चाह रही थी कि आप ये मत समझना कि मैं वो नहीं हूँ, मैं वही हूँ। तो इस तरह का मैंने फर्स्ट कविता वहाँ से लिखी सर। तो उनको मैंने इस तरह से उसकी भावनाओं को कि मैं वही हूँ, सोचा मैंने प्रकृति विधान का पालन करूँ, भर दूँ खुशियाँ आंगन में, नौ निहालों की गूंज से सुन ली पुकार मेरी, कुदरत हुई मेहरबान। मेरे जीवन में खिले फूल, ममता का सागर उमड़ा, ना समझ पाई जीवन की पथरीली राहें, उड़ान भरी भटके कदम, लड़खड़ाई फंस गई भंवर में। क्या दोष दूँ किसी को, स्वप्न टूटा कांच की तरह, टूटने लगी थी मैं भी, तभी मानवता के एक तरण ने निहारा, पास आकर देखा, अफसोस किया जीवन दया का उपहार मिला मुझे। मैं संभाल भी नहीं पाई कोमल काया को, भ्रमित हुआ था मन, अब टूट गया भ्रम, भोग रही हूँ नियति का प्रतिफल।
इंतजार है उस पल का, चली जाऊंगी उस कंटक पथ पर, काया त्याग दूंगी मर मर कर, खो जाऊंगी अनंत में, पश्चाताप है विश्वास किया अपनों पर। मैंने अपनों को देखा है, मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी माफ़ कर देना, मानवता के एक तरण, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। ये मेरी पहली कविता उसके ऊपर लिखी गई थी सर। नंद सिंह जी, आपने जिन साहित्यकार का नाम लिया जी, साहित्यकार है सीएल सांकला जी जी। सीएल सांकला साहब ने कई साहित्यकारों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया जी। तो आपने उनके साथ रह के जी क्या सीखा? उनके मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, एक तो वह उनका जो हृदय बहुत कोमल है, वो सबको एक जैसा समान समझते हैं और सबको आगे बढ़ने की हमेशा सलाह देते हैं। उनके कोई इस तरह का मन में भेदभाव नहीं होता कि भाई हम इतने को साहित्यकार बना देंगे या उसको बना दूंगा या इसको नहीं। वो सबको समान दृष्टि से देखते थे और बारीकियों से वो मार्गदर्शन करते थे। साहित्य शैली कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते, अच्छा मार्गदर्शन होता है। अच्छों को उन्होंने बहुत सौ को साहित्यकारों को बनाया। नंद सिंह जी, जी, आपने जो साहित्य सृजन किया जी, ये किन किन विधाओं में किया? मैंने गद्य में भी किया सर, पद्य में भी किया, और मैंने ज़्यादातर लेखन है जो व्यंग्य में किया, हास्य व्यंग्य में, और हिंदी में भी किया, और कथाएं भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी, सभी उसमें विधाओं में मैंने ये लेखन किया। तो जो आपकी मौलिक कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, एक तो सलवटें हैं ये अपनी, जी, एक है मुझे कुछ कहना है, ये भी हिंदी है, एक है खरी खोटी राजस्थानी, और एक है राजस्थानी थारी मारी। ये है माइड भाषा में सर, है ना। मैंने माइड भाषा में बहुत से हास्य व्यंग्य लिखे हैं, और आप चाहो तो हास्य व्यंग्य जी जी हाँ जी सर। पहली बार चुनाव जीत कर एक नेताजी पहली बार ही गांव में आया, गांव वाला ने घना लाड लड़ाया। पहली बार चुनाव जीत कर नेताजी गांव में आया, गांव वाला ने घना लाड लड़ाया, घोड़ी बाजा सो घुमाया, लाडू पेड़ा से तोलिया, और हाथ जोड़कर बोलिया, हुकम समाजवाद में आपको काय विचार है? हुकम आपका क्या विचार है समाजवाद में? तो नेताजी विस्की की चुस्की लेता हुआ, मुर्गा की टांग खींचता हुआ बोलिया, पहली माँ समाजवाद में। यानी समाजवाद को वो समाजवाद में बोल रहे हैं। जब ऐसे नेता जाकर समाजवाद को मतलब समझ में ना आयो, तो फिर मारो माथो चकरायो और विचार आयो कि ये ऐसा नेता अपना देश ही कसा चला पाओगा, शायद ये तो पानी का जहाज हवा में उड़ाओगा। ऐसा नेता जनता ने डिस्पोजल आइटम समझे छे, अशा नेता जनता ने डिस्पोजल आइटम समझे, खा रहा छे, पी रहा छे और फेंक रहा छे, और संसद में कागज का हवाई जहाज उड़ा रहा छे। अशा नेता जब अपना देश की बागडोर हाथा में संभालूंगा, तो शायद ही अपनी 21वीं सदी में जा पाऊंगा, शायद ही अपनी 21वीं सदी में जा पाऊंगा। नंद सिंह जी, बहुत अच्छो व्यंग्य आपने जी मतलब माइड भाषा में एक व्यंग्य और सुनाइए आप। जी 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 जी। देखो साहब, ये भी नेता पे, देखो मैं एक छोटा सा व्यंग्य सुनाऊंगा कि गौतम साहब, देखो आप के एक बेरोजगार की क्या व्यथा है आज के ज़माने में, है ना। तो बेरोजगार लाख कोशिशों के बाद उसका इंटरव्यू में नंबर आया, और वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है। अब इसको माइड भाषा में मैंने चित्रण किया है। देखो साहब, सामने इंटरव्यू लेबा वाला और बेरोजगार इंटरव्यू देबा वालों। देखो आप वार्तालाप। इंटरव्यू लेबा वालो अफसर प्रार्थना पत्र में बाप का नाम वाली खाली जगह देकर बोलियो, भाया बाप को नाम। इंटरव्यू लेबा वालो अफसर प्रार्थना पत्र में बाप का नाम वाली खाली जगह देकर बोलियो, भाया बाप को नाम। बेरोजगार हाथ जोड़े बोलियो, हुकम नौकरी तो मैं ही करनी जब बाप सु काय का।
हुक्म नौकरी तो मैं करनी जब बाप सु काहे काम बाप को काहे छे कोई भी हो सके छे वक्त ऐसु गधो भी बाप बन सके छे अगर आप मैंने नौकरी दे देगा मारे ऊपर कृपा कर देगा तो मैं आपने बाप मान लूँगा और तो और साहब बाप के नाम वाली खाली जगह में आपको ही नाम लिख दूँ। बहुत बढ़िया। नंद सिंह जी जी ये जो साहित्य आप लिख रहे हो जी ये आपका साहित्य अनवरत जारी रहेगा? जी। क्या मानना है आपका? जी अभी तो क्या है कि जैसे जब तक मैं आपसे एक स्पष्ट बात कह दूं सर जी। कि जो भी साहित्य या लेखन कार्य किया जाता है उसमें घर वालों का भी मतलब हाथ होता है। घर वाले चाहे तो लेखन बंद करवा सकते हैं, है ना, और घर वाले चाहे तो लेखन अनवरत चालू रख सकते हैं। तो मेरे उसमें भी घर वालों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान रहा है। और मेरे को तो कभी मिसेज ने भी ये नहीं कहा कि ये बंद करो ताम जाम तुम्हारे, जबकि वो भी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास करते हैं। वो भी मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे और जो भी हमारे जो लड़कियां हैं वो भी मेरे का साथ देती लिखने में। नंद सिंह जी जी आपने जो साहित्य में जो चीज़ें लिखी जी है ना, तो उसमें समाज के लिए क्या लिखा आपने? समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि एक तो जो मीठी मीठी बातें करके जो अनर्गल बातें करके नेता आप लोगों को मिसगाइड करते हैं, पथभ्रष्ट करते हैं, एक तो उनकी बातों में कतई ना आए और एक स्वविवेक से काम लें और एक सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको क्या नाम से सुधारने के लिए और कोई भी निरंतर क्या नाम किताबों का अध्ययन करते रहे। ये थे हमारे साथ चित्रकार साहित्यकार श्री नंद सिंह जी पंवार साहब। पंवार साहब ने इनकी चित्रकारी के बारे में भी बताया, साथ ही साहित्य में इन्होंने हिंदी और माइड भाषा दोनों में साहित्य लिखा। मैं एक कविता और बोलना चाहता हूँ। साहित्यकार एक समाज का दर्पण होता है, आप मानते हो सर? बिल्कुल बिल्कुल है ना? सही है। साहित्यकार एक ऐसा है जो पथ दर्शक होता है समाज का, है ना, वही अच्छा रास्ता दिखाता है। लेकिन जब अपनी जनता या हमारा देश यूँ कहता है कि क्या नाम से अब चारों तरफ से आराम है, कोई परेशानी नहीं है, अब लाइफ सुरक्षित है, बेरोजगारों को नौकरी, जब एक साहित्यकार को कहना पड़ता है कि चुप रहे मेरे भाई यहाँ क्या होने वाला है, जहाँ रिश्वत भ्रष्टाचार वहीं कुछ होना जाना है। चुप रहे मेरे भाई यहाँ क्या होने वाला है, जहाँ रिश्वत भ्रष्टाचार वहीं कुछ होना जाना है। राजा नहीं युवराज करते हैं राजियाँ, राजा नहीं युवराज करते हैं राजियाँ, रोटी नहीं गरीब को चढ़ते गधे मिष्ठानियाँ। जिसके मन में जो आया वो ठान लिया और मुट्ठी भर कौवों ने सारा उपल बांट लिया। अब यहाँ मर्द नहीं बूढ़ी जवानी है और लगता है इनमें खून नहीं पानी है। मैं चींटी के डर से कांप रहा हाथी मत वाला है। अरे चुप रहे मेरे भाई यहाँ क्या होने वाला है। गांधी ने जो संदेश दिया, गांधी जी ने जो संदेश दिया, हमने भी तो वही किया है। रिश्वत काला धन अन्याय है। अजय हमने कहाँ गलत किया? ये रिश्वत नहीं अन्याय है। अन्याय को ये रिश्वत नहीं अन्याय है। रखा हुआ जो स्विस बैंक में धन काला है और जनता सा क्यों सफ़ेद बोलबाला है। अरे समझ में नहीं आता क्यों लग गया जुबा पर ताला है। अरे चुप रहे मेरे भाई यहाँ क्या होने वाला है। देखो आप कि ऐसा तंत्र रहा यहाँ तो क्या अपेक्षाएं करें इनसे कि ऐसा तंत्र रहा यहाँ तो किसे कहे रखवाला है। जिससे फैला जहरिया हमने उसको पाला है। अब हम नहीं सह सकते इन गद्दारों की कुचालों को, समझ गए इनकी चाल ढाल मन कपटी तन के जालों को। सब मिलकर इन बेरूपों से लड़ना होगा और एक बार फिर महाभारत का संगनाद करना होगा। जिसने हमें डुबोया निकला वही घर वाला है। अरे चुप रहे मेरे भाई यहाँ क्या होने वाला है। भाई भतीजावाद दलाली का रहा यहाँ बोलबाला है। अरे गरीब का घर कब रोशन होगा, कहाँ नया उजाला है। कैसे करें हम बात न्याय की, करे कहाँ फरियाद किसी की। समझ में नहीं आता ये उलझा ताना बाना है। अरे चुप रहे मेरे भाई यहाँ क्या होने वाला है। क्या होगा। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ चित्रकार साहित्यकार श्री नंद सिंह जी पंवार साहब।
कुमार साहब ने इनकी चित्रकारी के बारे में भी बताया, साथ ही साहित्य में इन्होंने हिंदी और माइड भाषा दोनों में साहित्य लिखा, व्यंग्य भी लिखे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत